केंद्र की दोषपूर्ण नीतियों के कारण देश में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को पार्टी सांसदों को संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया। अडानी समूह पर हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर विवाद के एक स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा अपनाए गए तरीके राष्ट्रीय अखंडता और विकास के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा, हम इसे और अधिक अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह इंगित करते हुए कि केंद्र इन कंपनियों द्वारा लिए गए लाखों करोड़ों रुपए के ऋण को पहले ही भट्टे खाते में डालने के बाद लोगों की गाढ़ी कमाई को अपनी मित्रवत कॉरपोरेट कंपनियों को सौंप रहा है। चंद्रशेखर राव ने कहा, हम इसे और अधिक अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह इंगित करते हुए कि केंद्र इन कंपनियों द्वारा लिए गए लाखों करोड़ रुपए के ऋण को पहले ही भट्टे खाते में डालने के बाद लोगों की गाढ़ी कमाई को अपनी मित्रवत कॉरपोरेट कंपनियों को सौंप रहा है। एलआईसी जैसे प्रतिष्ठित संगठनों को निवेश करना या भाजपा की मित्र कॉरपोरेट कंपनियों को ऋण जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रविवार को प्रगति भवन में बीआरएस संसदीय दल की 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में अचानक गिरावट से रोजाना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे यह बात सामने आई है। सच तो यह है कि उनका मुनाफा ही सारा धन नहीं होता। उन्होंने कहा, इस तरह के वित्तीय हेरफेर में योगदान करने के लिए केंद्र देश के धन का निजीकरण कर रहा है और देश को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, बीआरएस सांसदों को केंद्र सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के खिलाफ दोनों सदनों में अपनी आवाज उठाने के लिए कहा। उन्होंने दोहराया है कि भाजपा घाटे का सामाजिकरण कर रही है और मुनाफे का निजीकरण कर रही है, जिस पर संसद में सवाल उठाया जाना चाहिए। केंद्र की अक्षमता को देश के ध्यान में लाकर तेलंगाना के लोगों के साथ साथ देश के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने सांसदों को निर्देश दिया कि वे सभी संभव लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करके इसे रोकने के लिए प्रयास करें। केंद्र के अलोकतांत्रिक फैसले राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा का सामना करने के लिए दोनों सदनों में अन्य समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों से समर्थन इकट्ठा करने के लिए कहते हुए उन्होंने पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया है कि वे तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्य को वित्तीय सहित कई समस्याएं पैदा करने के कारणों के बारे में केंद्र से सवाल करें। इसके विकास को अवरुद्ध कर रहा है। यह याद दिलाते हुए कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र देश भर के गरीबों के प्रति असंवेदनशील होने के अलावा उन पर नए करों और मुद्रास्फीति का बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा है कि देश भर में आम लोगों की पीड़ा और कठिनाइयों को दोनों सदनों में सामने लाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा है कि बेरोजगारी में असामान्य वृद्धि के बावजूद केंद्र देश के युवाओं की उपेक्षा कर रहा है और उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकारी संस्थानों के निजीकरण से सरकार को भी भारी नुकसान हो रहा था। वह चाहते थे कि बीआरएस सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएं और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित अपने अधूरे वादों पर केंद्र से भी सवाल करें। राज्यपाल प्रणाली के दुरुपयोग पर निशाना साधा। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस सांसदों से बजट सत्र के दौरान संघीय भावना को कम करने और कई राज्यों में एक बड़े संकट को ट्रिगर करने वाले फैसलों पर भाजपा सरकार से सवाल करने के लिए कहा। यह इंगित करते हुए कि केंद्र अलोकतांत्रिक तरीके से राज्य को कमजोर करने के लिए राज्यपाल के कार्यकाल का दुरुपयोग कर रहा है। चंद्रशेखर राव यह भी चाहते थे कि सांसद इस बात को उजागर करे कि कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कामकाज को प्रभावित करने और उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करके केंद्र और राज्यों के बीच पुल होने के बजाय राज्यों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यों के लिए राज्यपालों का उपयोग किया जा रहा है। राज्यपाल कैबिनेट, विधानसभा और परिषद सहित राज्य के सर्वोच्च निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उन्हें लंबित रख रहे हैं। उन्होंने कहा, आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव 21 से 25 मई तक
हेंडरसन नेवादा USA में आयोजित होने वाली विश्व पर्यावरण और जल संसाधन कांग्रेस में दूसरी बार मुख्य भाषण देंगे। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स पर्यावरण और जल संसाधन संस्थान ASCE-EWRI ने मुख्य भाषण देने के लिए मंत्री को निमंत्रण दिया है। KTR ने अधिकारियों को 31 मार्च तक प्रत्येक कस्बे में एकीकृत बाजार बनाने का निर्देश दिया। KTR ने नारायणपेट में अनूठी डिजिटल डोर नंबरिंग परियोजना शुरू की। निमंत्रण पत्र में ASCE-EWRI नेतृत्व टीम ने कहा है कि वे उस प्रक्रिया की कहानी सुनना चाहेंगे जिसके कारण मेगा परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया गया और तेलंगाना के परिदृश्यों को बदलने में उनकी भूमिका रही। सिविल इंजीनियर्स की अमेरिकन सोसाइटी 177 देशों में सिविल इंजीनियरिंग पेशे के 150 लाख से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। 1852 में स्थापित ASCE अमेरिका की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग सोसाइटी है। मंत्री ने 6 साल पहले 22 मई 2017 को सैक्रामेंटो US में आयोजित इस प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया था। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने इन जल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अलावा कालेश्वरम परियोजना, मिशन भगीरथ और तेलंगाना सरकार द्वारा उठाए गए मिशन काकतीय सहित विभिन्न जल संबंधी पहलों के बारे में बताया है। हाल ही में कालेश्वरम परियोजना के एक क्षेत्र के दौरे के दौरान EWRI प्रतिनिधि मंडल परियोजना के पैमाने जिस अद्भुत गति से इन सुविधाओं का निर्माण किया गया था और सामाजिक इक्विटी और परियोजना द्वारा तेलंगाना राज्य को प्रदान किए जाने वाले भारतीय लाभ से प्रभावित हुआ था। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रियान पार्सन्स MD और शार्ली क्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्ट ASCE-EWRI ने किया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अपनी वापसी यात्रा पर भी मंत्री से मुलाकात की और कम समय के भीतर एक दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रशंसा की। वर्ष 2022 सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जिसने देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तेलंगाना का स्थान पक्का कर दिया है। तेलंगाना में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कई मोर्चों पर बड़े विकास हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मातृ और शिशु मृत्यु दर जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सूचकांकों में सुधार हुआ है। रविवार को तेलंगाना में पहली बार जारी वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल रिपोर्ट 2022 में कहा गया है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के मामले में नीति आयोग की रैंकिंग में तेलंगाना देश में तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, चिकित्सा बुनियादी ढांचे, अनावश्यक C सेक्शन को नियंत्रित करने के उपाय, सभी स्वास्थ्य विभागों में जनशक्ति की भर्ती जैसे कई स्वास्थ्य देखभाल सूचकों में 2022 में भारी वृद्धि देखी गई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की दूरदर्शिता के कारण हम 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र की एक ठोस नींव रख पाए हैं जो अगले एक दशक तक चलेगी। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में अप्रिय घटनाएं हुई है और इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री T हरीश राव ने रविवार को वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि हमने केवल यही किया है कि हम उनसे सीखें और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यह सुनिश्चित करना है। चिकित्सीय शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री ने योग्य छात्रों के लिए संकाय की भर्ती और MBBS मेडिकल सीटों के पूल का विस्तार करके चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए बड़े कदमों पर प्रकाश डाला। पहली बार 2022 में तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के विकास के लिए 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। केवल एक दिन में संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिरियाल, जगत्याल, वनपर्ती, कोत्तागुडेम, नागर कर्नूल और रामगुंडम में 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 1200 मेडिकल सीटों की पेशकश करने में सक्षम होंगे। राज्य सरकार ने रुपए का व्यय किया। मेडिकल कॉलेजों को विकसित करने के लिए 4080 करोड़, जो कहने की जरूरत नहीं है। इस शैक्षणिक वर्ष से 1200 मेडिकल सीटें जोड़ी गई। MLC कल्वकुंटला कविता ने शमशाबाद मंडल के सरकुड़ा का दौरा किया। हैदराबाद के बंगाली स्वर्ण मूर्तिकार विवेकानंद ने काली मंदिर में विशेष पूजा की। मंदिर में काली माता की प्रतिमा स्थापना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कविता मंदिर के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा है कि नरकुड़ा गांव में काली माता का मंदिर अद्भुत रूप से बनाया गया है। उन्होंने 11 से 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद मंदिर निर्माण के लिए समिति को बधाई दी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC ने काम्बी क्रशर का उपयोग करके संरचना के स्लैब और खंभों को गिराने के साथ मिनिस्टर्स रोड पर आग से प्रभावित वाणिज्यिक परिसर को गिराने का काम रविवार को चौथे दिन भी जारी रखा। नियंत्रित विध्वंस विधि के एक भाग के रूप में एल आकार की इमारत के सामने के हिस्से को नीचे खींच लिया गया और संरचना के घटकों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। काम्बी क्रशर ने 5वीं मंजिल के संरचनात्मक घटकों को कुचलना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे निचली मंजिलों पर आ गया। विध्वंस इस तरह से किया गया था कि कुचले हुए ढांचे के हिस्से और लोहे की छड़ें बगल की इमारतों और मुख्य सड़क पर ना गिरे। मलबा विध्वंस स्थल के सुरक्षित क्षेत्र के भीतर गया। विध्वंस प्रक्रिया में 50 से अधिक सदस्य शामिल थे, जिनमें विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्हें अन्य संरचनाओं आदि को नुकसान पहुंचाने जैसी आपात स्थिति में सेवा में लगाया जाएगा। GHMC के एक अधिकारी ने कहा, जब विध्वंस चल रहा था, मलबे को एक साथ हाई इलेक्ट्रॉनिक उत्खनन द्वारा साफ किया गया था। इस बीच पशुपालन मंत्री T श्रीनिवास यादव ने विध्वंस स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि लोगों की सुरक्षा और इसके आसपास स्थित अन्य संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक तरीके से इमारत को गिराया जा रहा है। वाणिज्यिक परिसर 19 जनवरी को भीषण आग की चपेट में आ गया था। पार्टी के संयोजक पैराम शिव नागेश्वर राव गौड़ ने कहा है कि 2 तेलुगु राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अगले महीने की 3 तारीख को एक विशाल बैठक आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेलुगु राज्यों की समितियों को मजबूत करने के लिए काचीगुड़ा, मुन्नूरू, कापू, संगम हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की जा रही है। पार्टी के संयोजक पैराम शिव नागेश्वर राव गौड़ ने कहा है कि 2 तेलुगु राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अगले महीने की 3 तारीख को एक विशाल बैठक आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेलुगु राज्यों की समितियों को मजबूत करने के लिए काचीगुड़ा, मुन्नूरू, कापू, संगम हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की जा रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड HAMLA के प्रबंध निदेशक NVS रेड्डी ने रविवार को प्रस्तावित एयरपोर्ट मेट्रो के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए 10 किलोमीटर के हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने नरसिंगी अंडरपास और राजेंद्र नगर पहाड़ी के बीच आदर्श स्टेशनों के लिए विभिन्न विकल्पों की भी जांच की। हैदराबाद मेट्रो रेल की तुलना में एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो में अधिक उन्नत सुविधाएं हैं। वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ लगभग 10 किलोमीटर की पूरी लंबाई पैदल चलना और संरेखन के हर पहलू की जांच करना। रेड्डी ने अधिकारियों को हवाई अड्डे मेट्रो संरेखन को इस तरह से अंतिम रूप देने का निर्देश दिया कि निजी संपत्तियों का अधिग्रहण या तो टाला जाए या तकनीक रूप से व्यवहार्य सीमा तक कम किया जाए। उन्होंने कहा है कि आउटर रिंग रोड ORR के रोड अंडरपास का उपयोग विभिन्न कॉलोनियों और सड़कों जहां बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है से आने वाले यात्रियों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशनों का पता लगाकर किया जाएगा। रेड्डी यह भी चाहते थे कि कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में निर्माणाधीन उच्च वृद्धि वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त स्टेशनों के भविष्य के निर्माण की सुविधा के लिए इंजीनियरों को कुछ पहचाने गए स्थानों पर वक्र और ढाल के बिना मेट्रो वायाडक्ट की योजना बनाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एयरपोर्ट मेट्रो को पहले दिन से ही सफल बनाने के लिए स्काई वॉक और अन्य पैदल यात्री सुविधाओं को स्टेशन योजना का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा। एयरपोर्ट मेट्रो की आधारशिला जो सूचना प्रौद्योगिकी जिले को शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी, 9 दिसंबर 2022 को रखी गई थी। 31 किलोमीटर लंबी परियोजना राज्य सरकार द्वारा 6,250 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। हैदराबाद तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड TSL-PRB ने रविवार को कहा है कि 2022 की चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक लिखित परीक्षा PWTS में अतिरिक्त योग्य उम्मीदवारों के नाम और हॉल टिकट प्रकाशित किए जाएंगे और संबंधित में उपलब्ध कराए जाएंगे।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मनमर्जी से पीडी एक्ट दर्ज न किया जाए। इसने स्पष्ट किया है कि सामान्य आपराधिक अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई का मौका होने पर पीडी अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। हैदराबाद पुलिस आयुक्त और राज्य सरकार द्वारा जारी 2 शासनादेशों के आदेशों को पलटते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को तत्काल रिहाई का आदेश दिया, बशर्ते कि सैयद अब्दुहु कादरी उर्फ कशफ को किसी अन्य आपराधिक मामले में उसकी आवश्यकता न हो, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। हालांकि अदालत ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि उनकी रिहाई के समय उनके करीबी परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी जेल के अंदर या बाहर मौजूद नहीं होगा। अपनी रिहाई के बाद कशफ को किसी भी जश्न की रैलियों या बैठकों में भाग लेना नहीं चाहिए और न ही किसी मीडिया आउटलेट को कोई साक्षात्कार देना चाहिए और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए या फेसबुक जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक या संदेश प्रकाशित नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी और न्यायमूर्ति जुवावादी श्रीदेवी की उच्च न्यायालय की एक पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान निर्णय में इस अदालत द्वारा व्यक्त की गई राय और टिप्पणी केवल निरोध आदेश की वैधता को प्रभावी ढंग से स्थगित करने के उद्देश्य से थी। इस आदेश में व्यक्त की गई किसी भी टिप्पणी पर ध्यान दिए बिना बंदियों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामलों और आपराधिक अदालतों के समक्ष लंबित निर्णयों को स्वतंत्र रूप से उनकी योग्यता के आधार पर निपटाया जाएगा। इससे पहले कशफ की मां गजाला फिरदौस ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार को अपने बेटे को अदालत के समक्ष पेश करने और पीडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी नजरबंदी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि नजरबंदी आदेश यंत्रवत और बिना सोचे समझे जारी किया गया था। पहले से ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए जा चुके हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें एक मामले में जमानत दे दी गई थी और सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था, हिरासत आदेश जारी होने के कारण वह न्यायिक हिरासत में रहे। इन शर्तों के तहत हिरासत में लेने वाले अधिकारी की यह धारणा कि बंदी समान अपराध करेगा पूरी तरह से निराधार है, वकील ने कहा। उन्होंने कहा है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा जिन 2 अपराधों पर भरोसा किया गया है वे सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने वाले नहीं है और वे कानून और व्यवस्था शब्द के दायरे और सीमा के भीतर प्रतिबंधित है। इस प्रकार हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। बंदी के खिलाफ कठोर निरोध कानून का उपयोग करने के लिए वकील ने कहा है कि आदेश शक्ति के दूषित प्रयोग के बराबर है और कानूनी रूप से अस्थिर है। जवाब में सरकारी वकील ने चुनौती दिए गए फैसले का समर्थन किया और दावा किया है कि बंदी एक गुंडा था, वह भड़काऊ शब्द और फिल्में पोस्टर करता रहा है, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देता रहा है। इसके अलावा प्रतिवादी अधिकारियों की यह चिंता गलत नहीं है कि वह निकट भविष्य में इसी तरह का अपराध कर सकता है। बंदी द्वारा किए गए कथित अपराधों ने सांप्रदायिक एकता के लिए व्यापक खतरा पैदा कर दिया है। परिणाम स्वरूप हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण का विवादित हिरासत आदेश जारी करने का निर्णय कानूनी रूप से आवश्यक था। सरकारी वकील ने कहा है कि विवादित हिरासत आदेश जारी करते समय बंदी प्राधिकरण के सभी कानूनी शर्तों का पूरी तरह से पालन किया। मंत्रियों को आकर्षित करने के लिए टीएसआरटीसी नए आइडिया लेकर आ रही है। आरटीसी बसों के आधुनिकीकरण, आधुनिक तकनीक वाली नई बसें लाने, त्योहारों के लिए नए ऑफर्स की घोषणा जैसी नई नीतियों को लागू कर रही है। मंत्रियों को आकर्षित करने के लिए टीएसआरटीसी नए आइडिया लेकर आ रही है। आरटीसी बसों के आधुनिकीकरण, आधुनिक तकनीक वाली नई बसें लाने, त्योहारों के लिए नए ऑफर्स की घोषणा जैसी नई नीतियों को लागू कर रही है। रविंद्र भारती हैदराबाद में एबीसी फाउंडेशन के तत्वावधान में संक्रांति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष कोलेटी दामोदर थे। दोनों तेलुगु राज्यों के कई कलाकारों ने संक्रांति समारोह में भाग लिया और शास्त्रीय नृत्यों से दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए कोलेटी दामोदर ने कहा है कि पारंपरिक कला उत्सव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार दिया। रविंद्र भारती हैदराबाद में एबीसी फाउंडेशन के तत्वावधान में संक्रांति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष
कोलेटी दामोदर थे। दोनों तेलुगु राज्यों के कई कलाकारों ने संक्रांति समारोह में भाग लिया और शास्त्रीय नृत्यों से दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए कोलेटी दामोदर ने कहा है कि पारंपरिक कला उत्सव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार दिया। रचकुंडा थाने में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गद्दाम हुसैन रेड्डी एक बूढ़ा व्यक्ति जो नकली तालों से बाइकें चुरा रहा था और उन्हें कम दामों पर बेच रहा था को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोरी कर पड़ोसी राज्य भागते समय उसे पुलिस ने पकड़ लिया। रचकुंडा थाने में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गद्दाम हुसैन रेड्डी एक बूढ़ा व्यक्ति जो नकली तालों से बाइकें चुरा रहा था और उन्हें कम दामों पर बेच रहा था को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोरी कर पड़ोसी राज्य भागते समय उसे पुलिस ने पकड़ लिया। मेडचल जिले के मेडीपल्ली के पिरजादीगुड़ा में पुलिस ने जुआ घरों पर छापेमारी की। एसओटी पुलिस ने बीआरएस नेता जगदीश्वर रेड्डी के दफ्तर पर छापा मारा। इन छापों में जुआ खेल रहे जगदीश्वर रेड्डी और पिरजादीगुड़ा के डिप्टी मेयर को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके साथ ही बीआरएस पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि पोकर बेस से नकदी और सेलफोन जब्त किए गए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा जारी नहीं किया। जुबली हिल्स चेकपोस्ट पर एक कार ने तबाही मचाई। तेज रफ्तार में कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने पाया है कि युवतियां शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी। घटना शराब पीने और कार तेज गति से चलाने के कारण हुई। कार के अनियंत्रित होते ही लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हादसे में कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में शामिल कार को थाने ले जाया गया। हैदराबाद शहर के बोयिनपल्ली में आग लग गई। डेयरी फार्म के पास एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर एक होम थिएटर में विस्फोट हो गया और आग पूरे घर में फैल गई। भारी बारिश होते देख स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया है कि आग में घर का सामान पूरी तरह से जल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है।